अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जी, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ना सिर्फ ये करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे बल्कि हर करैक्टरिस्टिक के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ट्रिक्स भी समझाऊंगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो हर करैक्टरिस्टिक के साथ किस तरह से एमसीक्यूज आता है, पास्ट में कैसे आ चुका है, ताकि कोई भी नंबर कहीं से भी आपका मिस ना हो। इससे पहले हमने क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट को बहुत डिटेल के साथ समझा है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा आई बटन में भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है। लिखना क्या होता है, इसमें डिफाइन करना होता है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट को एग्जाम्पल के साथ, और उसके बाद आपने उसकी करैक्टरिस्टिक्स लिखनी होती हैं। पेपर में कम से कम 4 करैक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं जी पहली करैक्टरिस्टिक से, और ये है नॉट कम्यूटेटिव। बच्चों, आपको याद होगा कि जब हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था कि a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कि डॉट प्रोडक्ट में अगर आप वेक्टर्स का ऑर्डर बदलें तो उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट में भी होता है? क्या ये बात वेक्टर प्रोडक्ट के लिए भी वैलिड है? आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर 2 वेक्टर्स हैं a और b। हमें लेना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो राइट हैंड रूल से हम उसको निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं पहले वेक्टर से दूसरे की तरफ। तो a क्रॉस b जब करेंगे तो a से b की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे। इस प्लेन के परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में a और b मौजूद हैं, ये प्लेन इस वक्त वाइट बोर्ड है, ठीक है। इस प्लेन में a और b मौजूद हैं, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है जी, a क्रॉस b का जो आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है जी, a क्रॉस b। इसे आप कोई भी नाम दे लें, इसे आप कह दें कि ये वेक्टर c है, ठीक हो गया। अब चूंकि इस तरह से हम बना नहीं सकते, लिहाजा हमने इसको ऐसे बना दिया है। तो ये n इसकी डायरेक्शन है हमारे वेक्टर c की, जो कि बराबर है a क्रॉस b के। आसान लफ्ज़ों में a क्रॉस b का जो भी आंसर होता है वो नॉर्मल होता है a और b दोनों के, या जिस प्लेन में a और b होते हैं उस प्लेन के नॉर्मल होता है। यहाँ पर हमने उसकी डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर भी बना दिया है। अब ज़रा a क्रॉस b करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, a क्रॉस b इज़ इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है जिसको वेक्टर सी का नाम दिया है, उसकी डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी आप, एन से, जो कि एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। सो इसको हम कह देते हैं जी ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। ये हमारी इक्वेशन 1 है और इस तरफ हमारे पास ए क्रॉस बी है। अब यहाँ पर आ जाएं, अब हमारे पास हमने करना है जी बी क्रॉस ए, ठीक है। अब हमने b क्रॉस a करना है। तो अब हमने डायरेक्शन निकालने के लिए जो हमारा वेक्टर c है, जो b और a के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगा, तो b क्रॉस a जो है, ठीक है, अगर आप b क्रॉस a करेंगे तो b से a की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो जो हमारा वेक्टर आएगा इस प्रोडक्ट के नतीजे में उसकी जो डायरेक्शन होगी, यानी कि b क्रॉस a की, b क्रॉस a को भी आप कोई नाम दे दें, लेट्स सपोज कि इसको आप वेक्टर d कह दें। तो वेक्टर d जो है, जो b क्रॉस a के नतीजे में आ रहा है, अब उसकी डायरेक्शन हमने इन टू द प्लेन, ठीक है, लेकिन ऐसे हम बना नहीं सकते, लिहाजा मैंने इसको यूं करके बना दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास b क्रॉस a है और ये हमारे पास a क्रॉस b है। देखें, अगर ये वेक्टर n है तो ये भी वेक्टर n है, ये भी एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, ये भी नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। आप देख रहे हैं कि दोनों यूनिट वेक्टर हैं, लिहाजा दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। लिहाजा अगर इस n के साथ, n है ये पॉजिटिव है, तो इस n के साथ मैंने माइनस लगा दिया है। इससे ये मुराद है कि ये वाला n इसके रिवर्स डायरेक्शन में मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारे पास -n नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, जो कि b क्रॉस a की डायरेक्शन बता रहा है या वेक्टर d की डायरेक्शन बता रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं जी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं b क्रॉस a इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा, और हमारे पास -n यूनिट वेक्टर। अब देखिए b और a, b क्या है, मैग्नीट्यूड, a क्या है, मैग्नीट्यूड, लिहाजा a b को आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास आ गया a b साइन थीटा, ठीक है जी, और -n, इसको हम यूँ भी तो लिख सकते हैं -ab साइन थीटा और n यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया b क्रॉस a, इसको नाम दे लें इक्वेशन 2। अब देखें आप, अगर
आप ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर को देखें, ये किसके बराबर है? ये तो ए क्रॉस बी के बराबर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर असल में ए क्रॉस बी है, तो हम लिख सकते हैं बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी। या अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बच्चों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है, क्योंकि ए क्रॉस बी किसके बराबर है? माइनस बी क्रॉस ए के। इसका मतलब है कि अगर हम वेक्टर को रिवर्स करते हैं, ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में साथ डायरेक्शन चेंज होती है और क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। इसका मतलब है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता, लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है, इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। अच्छा, यहाँ से मैंने कहा था कि आपको एक ट्रिक बताना है एमसीक्यूज़ के लिए, तो यहाँ से अक्सर एक एमसीक्यूज़ पूछा जाता है। मैंने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है जिसमें मेरे पास 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई और जी। यहाँ पर 3 ही प्लेन बन रहे हैं। ये जो एक्स और वाई के दरमियान, ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, ये मेरे पास वाई जी प्लेन है और ये मेरा एक्स जी प्लेन है। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि आपके जो वेक्टर है ए और बी, वेक्टर ए और बी एक्स वाई प्लेन में है, तो बताइए कि ए क्रॉस बी कहाँ पर होगा? अगर आपके वेक्टर ए और बी एक्स वाई प्लेन में है तो बताइए कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी? बच्चों, हमने ये पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट में कि जो भी क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आता है उसकी डायरेक्शन उन दोनों के नॉर्मल होती है या उस प्लेन के नॉर्मल होती है जिसमें वो दोनों वेक्टर्स मौजूद होते हैं। अगर ये दोनों वेक्टर एक्स वाई प्लेन में मौजूद है तो एक्स वाई प्लेन के नॉर्मल या परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, कौन सा एक्सिस है? जी एक्सिस। इसका मतलब है कि अगर हमारे वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन में है तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो कौन सा होगा? वो जी एक्सिस होगा। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर वाई जी प्लेन में हमारे वेक्टर्स हैं तो वाई जी के परपेंडिकुलर कौन है? एक्स एक्सिस। तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो एक्स एक्सिस में होगी। अगर हमारे वेक्टर एक्स जी प्लेन में है, ठीक है, तो एक्स जी प्लेन के नॉर्मल कौन है? वाई एक्सिस। अगर हमारे वेक्टर एक्स जी प्लेन में है तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो किधर को होगी? वाई एक्सिस को होगी। ठीक है जी। तो ये एमसीक्यूज पहले 1-2 दफ़ा पेपर में पूछा गया है, दोबारा भी पूछा जा सकता है, लिहाजा आपने इसको जहन में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं जी, और हमारे पास है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अगर 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों, याद रखें डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि अगर 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों ए डॉट बी तो उसका आंसर क्या आता है? 0। अब सम टाइम एमसीक्यूज ऐसे भी आ जाता है कि जी 2 वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, बताइए उनके दरमियान एंगल क्या है? तो जाहिर बात है वो परपेंडिकुलर है, एंगल 90 है। अब देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर। ठीक है जी। अब थीटा यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप पुट कर दें 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री जो है ये हमारे पास किसके बराबर होता है जी? 1 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी इंटू 1 और एन यूनिट वेक्टर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब फ़र्ज़ कर लें कि मैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ। अगर मैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ तो ये साइन किस चीज़ की अलामत है कि मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ? इस तरफ ए और बी ये तो पहली मैग्नीट्यूड है, और एन यूनिट वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो 1 के बराबर होता है, क्योंकि एन एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। तो ये हमारे पास आ गया ए बी इंटू 1। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है वो हमें क्या देगा? वो हमें मैक्सिमम आंसर देगा। क्लियर हो गया जी। अब बात कर लेते हैं यूनिट वेक्टर्स की। हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर्स हैं जी, आई, जे और के। अब फ़र्ज़ कर लें कि हम करते हैं जी आई क्रॉस जे। ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड साइन 90, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लेते हैं आई, ठीक है जी, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम लेते हैं जे और जी एक्सिस के अलॉन्ग हम लेते हैं के। अब देखें आई क्रॉस जे,
अब आई क्रॉस जे, ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन के नॉर्मल जो है वो क्या होगा? इस प्लेन के नॉर्मल है जी एक्सिस, और जी एक्सिस में हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता है? के। ठीक है, इसके अलावा आई और जे जो हैं, चूंकि ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है ऑलरेडी, तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा? 90, इसलिए मैंने यहाँ पर साइन 90 लगाया है। और एन यूनिट वेक्टर की जगह अब हम क्या पुट कर सकते हैं? के, क्योंकि एक्स और वाई के जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है वो क्या है? के है। लिहाजा यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर की जगह क्या पुट कर सकते हैं जी? के। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? आई एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, जे का भी 1 होगा, साइन 90 भी 1, और साथ में के आ गया। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। ठीक है, इसके लिए हम आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। अब हम क्या करते होते हैं कि यहाँ पर बजाय हर दफ़ा आई जे के इस तरह से करने के, हम याद रखने के लिए, आपको याद है कि हम एक इस तरह से वो साइकिल बना लेते हैं। इस साइकिल में हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है, इसमें यहाँ पे हमारे पास आई है, यहाँ पर जे है, और यहाँ पर हमारे पास के है। अब अगर आप आई क्रॉस जे करेंगे, जैसे यहाँ पर किया आई क्रॉस जे, तो के आ गया। इस साइकिल के अलोंग आई क्रॉस जे के बराबर आ गया। जे क्रॉस के, अगर हम जे क्रॉस के करते हैं तो जे क्रॉस के किसके बराबर आना चाहिए? आई के। अगर हम के क्रॉस आई करते हैं तो के क्रॉस आई किसके बराबर आना चाहिए? जे के। ये तो इस तरह से हो गया। लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी कि इस साइकिल के उलट, आप आई क्रॉस जे की बजाय जे क्रॉस आई करें, तो अगर आप जे क्रॉस आई करेंगे, जे क्रॉस आई, देखें जे क्रॉस आई आएगा तो के ही, लेकिन चूंकि जब वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो साथ क्या आ जाएगा? माइनस। इसी तरह से अगर आप के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई आएगा, आई क्रॉस के करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? माइनस जे आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और ट्रिक है बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया जाता है जब एमसीक्यूज दिया जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बाज़ औक़ात एमसीक्यूज के अंदर जानबूझ के कन्फ्यूजन डाली जाती है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाए। तो यहाँ पर एक एमसीक्यूज ट्रिक है, वो आपसे ऐसे पूछते हैं एमसीक्यूज के अंदर कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्रॉस जे इज इक्वल टू व्हाट। अब देखें, जल्दी से हमारे जहन में आएगा, अच्छा यार आई क्रॉस जे, ये देखें जी आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, तो बच्चे वहाँ पे आंसर क्या लगा देंगे? बच्चे आंसर लगा देंगे जी कि आंसर आ गया जी के, जो कि रॉन्ग है। हमने गौर करना है वर्डिंग के ऊपर। वर्डिंग क्या है? मैग्नीट्यूड। अब देखें, आई क्रॉस जे किसके बराबर है? के। और अगर मैं आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ तो फिर मुझे के का भी क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। और के एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1। तो आंसर क्या आएगा? 1। देखें कितना सिंपल सा ट्रिक डाला और हमें कंफ्यूज कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है जी पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है जी। तो पैरेलल वेक्टर्स जो हैं हमारे पास, आपको पता है कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं या अलोंग सेम लाइन हैं तो उनके दरमियान जो एंगल है वो क्या बनेगा? 0 बनेगा। ऐसी सूरत में उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए बी साइन 0 डिग्री और n यूनिट वेक्टर। अब हमें पता है कि साइन 0 होता है और 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? 0। इसका मतलब है कि पैरेलल वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है? 0 के। हालांकि हमने पढ़ा था कि पैरेलल वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देता है। इसी तरह से परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ये तो हमारे पास आ गया जी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0। अच्छा, यहाँ पर भी बाज़ का तो वो एमसीक्यूज बना देते हैं कि जी दो वेक्टर्स हैं और वो पैरेलल हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, या दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, बताएं उनके दरमियान एंगल क्या होगा? तो क्या दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब उनके दरमियान एंगल 0 हो, या कोई और एंगल भी है? जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम देखने जा रहे हैं जी एंटी पैरेलल वेक्टर्स। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना होता है जी? 180, और साइन 180 भी 0 के बराबर होता है। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन 180 और n यूनिट वेक्टर। चूँकि साइन 180 0 होता है, अगर आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब है कि पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0। बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ इस तरह से भी आता है कि दो वेक्टर्स हैं, बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ इस तरह से भी आता है कि दो एमसीक्यूज़ हैं,
बाज़-औक़ात एमसीक्यूज़ इस तरह से भी आता है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, बताइए उनके दरमियान एंगल क्या है। तो ये 0 भी हो सकता है और 180 भी हो सकता है, और अगर ये दोनों ऑप्शन होंगे तो फिर दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि दोनों एंगल्स पर ही हमें क्रॉस प्रोडक्ट 0 मिलता है। इसके अलावा अगर हम सेल्फ प्रोडक्ट लें एक वेक्टर का, और यहाँ पर मैंने एमसीक्यूज़ ट्रिक भी लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ से भी एमसीक्यूज़ किस तरह से बन के आता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सेल्फ प्रोडक्ट में हम एक वेक्टर का उसी के साथ ही प्रोडक्ट लेंगे, तो दो सिमिलर वेक्टर, एक ही वेक्टर है, लिहाजा एंगल तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो साइन 0 0 होता है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो सेल्फ प्रोडक्ट जो है क्रॉस प्रोडक्ट, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास 0 होता है, लेकिन सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जो है हमने देखा था a डॉट a इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा, अब यहाँ पर बाज़ औक़ात इस तरह से देखें, हमारे पास है a क्रॉस b, ठीक है। अब a क्रॉस b कोई भी और वेक्टर होगा c, और a क्रॉस b बराबर किसके होता है, a b साइन थीटा n यूनिट वेक्टर। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि यार c क्रॉस c निकालो, तो c क्रॉस c तो आप कह दोगे जी बड़ा सिंपल है जी, ये तो 0 के बराबर है क्योंकि ये सेल्फ प्रोडक्ट है। लेकिन वो c देने की बजाय आपको इस तरह से दे देंगे कि भैया a b साइन थीटा और n यूनिट वेक्टर, इसी का क्रॉस प्रोडक्ट a b साइन थीटा n यूनिट वेक्टर के साथ, ठीक है। अब देखिए ये भी वेक्टर c है, ये भी वेक्टर c है, सिर्फ ये ट्रिक खेला कि उसका पूरा जो है वो फॉर्म, पूरा एक्सप्रेशन लिख के दे दिया, तो आंसर यहाँ पर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की जाती है थोड़ा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अब जो क्वेश्चन है वो अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट से ज़्यादा पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है जी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है जी। तो पैरेललोग्राम कुछ इस टाइप की जो हमारे पास फिगर होती है, ठीक है जी, इसको हम कहते हैं जी पैरेललोग्राम। ये हमारे पास इस टाइप की फिगर होती है जिसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर a है और वेक्टर b है, इनके दरमियान एंगल थीटा है। अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा तो a क्रॉस b का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये मेरे पास आएगा a b साइन थीटा और n यूनिट वेक्टर। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूँ तो यहाँ पर दोनों तरफ मेरे पास मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब देखें a b साइन थीटा, ये तो पहले ही नंबर्स हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड सिर्फ n का होगा, n एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसका मतलब है कि a क्रॉस b, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मेरे पास बराबर है a b साइन थीटा के। अब यहाँ पर आ जाएं, ये देखें, ये हमारे पास वेक्टर a है, इतनी ही लेंथ का वेक्टर, और इसके पैरेलल अगर मैं यहाँ पर बना दूँ तो ये भी मेरे पास क्या होगा, वेक्टर a होगा। इसी तरह से ये वेक्टर b है, इतनी ही लेंथ का वेक्टर, अगर मैं इसके पैरेलल बना दूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास वेक्टर b बन जाएगा। अब देखें ये इससे मिलती जुलती फिगर बन गई है, तो ये क्या है, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की जो हाइट है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है जी, ये देखें जी, अगर ये b है तो ये क्या होगा, हमारे पास a के अलॉन्ग हमारे पास आएगा bx, और ये हमारे पास क्या होगा, by, यानी कि हमने b के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लिए, bx और by। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरिया, इसको नाम दे लें इक्वेशन 1, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है ये हमारे पास होता है जी बेस मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो बेस है वो हमारे पास वेक्टर a है, उसका हम सिर्फ चूँकि एरिया निकाल रहे हैं, एरिया का मैग्नीट्यूड, तो लिहाजा हम सिर्फ a वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे। उसके बाद हाइट क्या है जी पैरेललोग्राम की, वो है by। बच्चों by जो है हमने पढ़ा ये बराबर होता है b साइन थीटा के, तो ये बन गया a b साइन थीटा, ठीक है। अब देखें इसको नाम दे लें इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें, दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। इसका मतलब है कि अगर दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो वो किसके बराबर आता है, वो आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। चलें जी, अब हमारे पास फाइनली नंबर 5 पे है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिख लेते हैं जी।
ए हमारे पास क्या होगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, और बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है जी इसी तरह से बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के दो तरीके, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में निकाला कि आप यहाँ से ए एक्स पकड़ें और सबके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें, फिर ए वाई पकड़ें, फिर ए जी पकड़ें, या दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम डिटर्मिनेंट बना लें। ठीक है जी, तो हम पहले वाला तरीका करते हैं ताकि ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। डिटर्मिनेंट निकालना तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी ए क्रॉस बी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ जी ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू, सबसे पहले ए एक्स को पकड़ें और तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें। ए एक्स सबसे पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होगा जी, बी एक्स के साथ। अब चूंकि ए एक्स और बी एक्स मैग्नीट्यूड है, इसको तो मैंने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इसके साथ भी आई है और इसके साथ भी आई है, तो यहाँ पर जो मेरे पास यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि दोनों वेक्टर्स हैं लिहाजा उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। उसके बाद हमारे पास बारी आ गई जी ए एक्स और बी वाई, तो ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। उसके बाद ए एक्स बी जी, ए एक्स बी जी आई क्रॉस के, प्लस अब हमारे पास ए वाई की बारी आ गई, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, ठीक है जी, जे क्रॉस आई। उसके बाद ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, और उसके बाद ए वाई बी जी, ए वाई बी जी के क्रॉस जे क्रॉस के। उसके बाद हमारे पास बारी है जी ए जी की, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए जी बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जी बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जी बी जी के क्रॉस के। अच्छा बच्चों, हमने ये पढ़ा था कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के ये ज़ीरो होता है। सो आई क्रॉस आई ज़ीरो हो जाएगा, उसके बाद जे क्रॉस जे ज़ीरो हो जाएगा और के क्रॉस के ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर हमें उस सर्कल की दोबारा से ज़रूरत पड़ गई है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास I है, यहाँ पे हमारे पास J है और यहाँ पे हमारे पास K है। तो हम क्या करते हैं जी, स्टार्ट कर लेते हैं जी। सबसे पहले हम यहाँ से ए एक्स बी वाई, तो हमारे पास बचा है जी ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस। अब देखें आई क्रॉस जे किसके बराबर है, वो के के बराबर है। सो ये भी सॉल्व हो गया, इसको मैंने काट दिया। उसके बाद ए एक्स बी जी प्लस ए एक्स बी जी आई क्रॉस के। अब देखें आई क्रॉस के हम सर्कल के एंटी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये सर्कल एंटी क्लॉकवाइज, हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसके उलट जा रहे हैं, तो आई क्रॉस के क्या आएगा हमारे पास, माइनस जे आएगा। ठीक है जी, उसके बाद ये भी हो गया। अब बारी है ए वाई, तो प्लस यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई। ठीक है, ये देखें जी जे क्रॉस आई, ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास माइनस के आएगा। उसके बाद ये भी हो गया। उसके बाद बारी है ए वाई बी जी प्लस ए वाई बी जी जे क्रॉस के, जे क्रॉस के किसके बराबर आएगा जी, आई के बराबर आएगा, प्लस ये भी हो गया। उसके बाद हमारे पास है ए जी बी एक्स, ए जी बी एक्स के क्रॉस आई। अब देखें के क्रॉस आई क्या आएगा हमारे पास, जे आएगा, ये भी हो गया। उसके बाद हमारे पास है ए जी बी वाई, यहीं पे लिख देते हैं जी ए जी बी वाई और के क्रॉस जे। देखें के क्रॉस जे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास माइनस आई आएगा। अब देखें हमारे पास तीन वैल्यूज़, एक वैल्यू ये आई है के में, एक वैल्यू ये आई है। इसी तरह से हमारे पास दो वैल्यूज़ जे में आई हैं और दो वैल्यूज़ आई में आई हैं। तो सबसे पहले हम आई वाले जो कोफिशिएंट है इनको इकट्ठा करते हैं, इसी तरह से जे वालों को इकट्ठा कर लें और के वालों को इकट्ठा कर लें। तो ये देखें जी हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास कोफिशिएंट आई है ए वाई बी जी माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस ए जी बी वाई। ठीक है जी, उसके बाद जे वाले इकट्ठे कर लें, प्लस जे
तो जे वाले हमारे पास क्या क्या है जी, ये माइनस जे है और ये हमारे पास प्लस जे है। तो पहले प्लस वाला लिख लें, ए जी बी एक्स माइनस ए एक्स बी जी। उसके बाद के कॉफिशिएंट के साथ हमारे पास क्या है, ए एक्स बी वाई, और यहाँ माइनस के साथ भी होगा हमारे पास ए वाई बी एक्स। तो ये हमारे पास आ गया है जी क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्लियर हो गया जी। इसी को आप डिटर्मिनेंट वाले मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। मैंने ये लेंथी वाला मेथड जानबूझ के किया है ताकि हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। क्लियर हो गया जी। तो यहाँ से भी MCQs पूछे जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे जो MCQs पूछा जाता है मैंने आपको साथ साथ बता दिया। बाज़ वक़्त शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में लिख के दिखाएं, या पैरेलल वेक्टर्स का, एंटी पैरेलल वेक्टर्स का, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट लेके दिखाएं। ठीक है जी, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे। अच्छा, समटाइम इस तरह के भी क्वेश्चन वो आपको बना के दे देते हैं MCQs में। जैसे हमारे पास है जी आई क्रॉस जे क्रॉस के, बताएं जी कि किसके बराबर है। अब इसका तरीका ये होता है कि पहले हमने निकालना है जे क्रॉस के। देखिए जे क्रॉस के हमारे पास किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो हमारे पास आ जाएगा जी आई क्रॉस जे क्रॉस के किसके बराबर है, आई के। आई क्रॉस आई हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह के MCQs थोड़े कम्प्लेक्स भी बना के आपको दे सकते हैं, लेकिन पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो वो सिंपल हो जाएगा। बच्चों, अगर तो ये लेक्चर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।